जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका अगला जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर है ये हिस्ट्री का है, जो कि 29 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के बोर्ड की प्रिपरेशन को, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही 5+ सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और शुरुआत हम इसी वीडियो से कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम एक ऐसे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों पूरा का पूरा लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड सॉल्व करेंगे, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन लिए इस पेपर में जो ज्यादातर आते हैं। ठीक है, और जो पूरा का पूरा पेपर है बच्चों, इसे मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम पेपर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करने से पहले एक बार हम अपने पेपर के पैटर्न को समझते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारा बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है नॉर्मली 4 सेट में से आपको कोई एक सेट मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पे होता है और सीरीज आपकी कुछ भी हो सकती है। ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ। ठीक है, पेपर में आपका एक मैप आएगा बच्चों, और टोटल प्रश्न होंगे आपके 34। 10:30 से 1:30 का आपका पेपर होगा और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। पेपर का कोड बच्चों आपका 027 है। पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की और वेटेज है 80 मार्क्स की। ओके, अब आप पेपर के पैटर्न को बड़े ध्यान से समझना, जिसे हम सामान्य निर्देश बोलते हैं। पेपर में देखो बच्चों, बेसिकली 5 खंड होने वाले हैं आपके, ए बी सी डी ई, और प्रश्न होंगे 34, जिसमें खंड नंबर जो ए होगा, सेक्शन नंबर ए, इसमें 1 से लेके 21 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी होंगे 1 नंबर के, यानी कि टोटल जो है वो आपके पेपर में आएंगे 21 एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद खंड बी की बात कर लेते हैं, तो 22 से 27 जो है ये 3-3 नंबर के आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले। ठीक है, 3 नंबर के टोटल आपके 6 क्वेश्चन। ओके, फिर आपका खंड सी आ जाता है, 28 से 30 यानी कि आपके 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, और तीनों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। और जो 3 नंबर वाले आपके 6 क्वेश्चन है ना, इनमें 2 में आपको चॉइस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी उसके बाद में खंड डी जो है ये स्रोत आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-4 नंबर के 3, और एक मैप आ जाएगा 34 खंड नंबर ए में 5 नंबर। ठीक है, यह है आपका पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में समझेंगे। कैसे सर? इस वीडियो में हम बात कर लेंगे आपके खंड नंबर ए और खंड नंबर बी, यानी कि टोटल इस वीडियो में हम आपके 21 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही 3 नंबर के आपके जो 6 क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 में आपको खंड सी डी और आपका जो ई बच जाएगा इन सभी को समझा देंगे। पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से जाके देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से समझ सकते हैं, सेक्शन नंबर ए बी सी डी और ई के बारे में। ठीक है, एमसीक्यू 21 एमसीक्यू, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड, और 34 क्वेश्चन मैप वाला रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस स्पेशल वीडियो नाउ। देखिए, खंड नंबर ए में आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टोटल अभी हम करने वाले हैं 21 एमसीक्यू। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप 21 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से करने की जरूर कोशिश करें, मेरे आंसर देने से पहले। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये आंसर आप चाहे मन ही मन में कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, जब वीडियो एंड होगी तो आप सभी ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि 21 में से कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिया था। ठीक है, और इस वीडियो से बच्चों आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। ओके, सेक्शन नंबर ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करने वाले। ओके, पहले क्वेश्चन में देखिए आपको एक जानकारी दी जाएगी, उसके सहायता से आपको उस व्यक्ति की पहचान करनी होगी। ठीक है, हमारे सामने जानकारी क्या है सर? जानकारी हमारे सामने ये है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सन 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, जिसे हम दोआब बोलते थे, इसको जीतकर मिला लिया था साम्राज्य ने। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के पास में एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना करवाई थी। कौन था ये व्यक्ति? कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सम्राट अशोक। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको व्यक्ति का नाम बताऊं, आप ये याद रख लो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो दोआब का जो बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य में इसको मिलाया कब गया था? तो 1512 में मिलाया गया था। ठीक है,
और बेसिकली आंसर जो है इसका वो आपका ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ए है कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ने ही विजयनगर के आसपास में एक उपनगर की स्थापना करवाई थी बच्चों, जिसका नाम था नगलपुरम। इन्होंने अपनी माता के नाम पे, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे एक उपनगर की स्थापना, ठीक है। तो कृष्णदेव की राय के बारे में यही कुछ कुछ बातें आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में आ जाएगा कि आइडेंटिफाई द पर्सन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन 1512 द एरिया बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर दोआब वाज एक्वायर्ड। He established a suburb named Nagalpuram near Vijayanagar in the names of his mother, that is कृष्णदेव राय। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात आती है आपके मिलान करने की। सेकंड क्वेश्चन मिलान वाला आएगा। यहाँ पे मिलान के संबंध में एक तरफ तिथि है हमारी, एक तरफ है आंदोलन। तो तिथि दी हुई है बच्चों सबसे पहले 1918। 1918 में सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? तो 1918 में, एक सेकेंड पहले हम ना डेट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले 1917 की बात करेंगे तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था बच्चों, ठीक है। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। 1918 में क्या होता सर? 1918 में खेड़ा और गुजरात किसान आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? खेड़ा और गुजरात किसान आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? अप्रैल 1919 में हुआ था बच्चों, ठीक है। और 1921 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये आंदोलन है, ठीक है। 1917 में चंपारण आंदोलन, 18 में खेड़ा और गुजरात आंदोलन, 19 में रॉलेट एक्ट, ठीक है। और उसके बाद में 21 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो आंदोलन है, डेट्स वगैरह है, इसका नॉलेज आपको मिल गया अच्छे तरीके से, एक ही बार में सारी की सारी, है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैं आपकी तैयारी बढ़िया करवाऊंगा, बस वीडियो के एंड तक आप देखते चलिएगा। तो देख लेते हैं, जिसमें पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी हो। जी हाँ, मिल गया सर हमें आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से इंग्लिश में जाएगा। 1917 में होता है चंपारण मूवमेंट, 1918 में होता है पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा एंड गुजरात, 1999 में रॉलेट सत्याग्रह, 1921 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ये हो जाता है, ठीक है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। चलिए आगे आता है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, आपको ये समझाना है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसका ऐलान कब किया गया था। जैसा आपने पॉलिटिकल में पढ़ा है चैप्टर 1 में कि इन्होंने ही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने भारत के संबंध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किस डेट के लिए किया था, ठीक है। डेट तो आपको पता है 16 अगस्त, बट ईयर कौन सा था? 47 जब भारत आजाद हो चुका था, आजादी के अगले दिन, भाई गलत है। आजादी के बाद में मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई थी, गलत है। और हाँ, बस इसमें 45 और 46 में आपको पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को किया था, ठीक है। इसी दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है। When was the direct action day announced by the Muslim League, that is 16 अगस्त 1946। कंप्लीट है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें आपको बहुत सारी बातें एक ही बार में समझाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं वीडियो अराउंड 50 मिनट की होगी, बट बढ़िया तरीके से नॉलेज आपको बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए क्या दिया गया बच्चों, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका चयन कीजिए। तो देखो भाई, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। किस कंट्री में हुआ था? नेपाल में। किस बेसिकली जगह पे? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में अब अगर आपसे पेपर में जन्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा नहीं ना। जन्म कब? 563 ईसा पूर्व में। किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। किस कंट्री में? नेपाल में। किस जगह पे? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो जन्म का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोई आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा जन्म के बारे में। ज्ञान की बात कर लेते हैं। ज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति थी ये बोध गया में हुई थी, जो कि कहा है बिहार, भारत में। किस आयु में इन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञान? 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। और अगर कोई आपसे डेट पूछे किस डेट पे, तो 63 में आप 28 जोड़ देना, मतलब 28 से माइनस कर देना, ईसा पूर्व है तो माइनस होता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 528 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा अब आपका, ठीक है। मृत्यु की बात कर लेते हैं, जन्म, ज्ञान और मृत्यु। मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। तब इनकी आयु क्या थी? लगभग थी 80 वर्ष की, ओके। और बात करें इनकी कि मृत्यु का स्थान क्या है, तो स्थान था बच्चों कुशीनगर, जो कि कहाँ है? भारत में है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी के जन्म के बारे में अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ज्ञान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मृत्यु के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, तो अब आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बढ़िया तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं।
ठीक है, मतलब वैसे आंसर की बात करेंगे तो हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया तरीके से समझाने का। चॉइस द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू महात्मा बुद्धम। ठीक है, तो बॉर्न, ठीक है, इनके ज्ञान के बारे में और इनकी डेथ के बारे में जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं, दैट इज ऑल ऑफ दिस राइट। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें ये छवि दी गई है बच्चों, ये चित्र दिया गया है। अब इस चित्र में ये किसे दर्शाया गया है ये हमें पहचानना है। ठीक है, क्या ये चित्र इन मेमोरियम का है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ का है, सिकंदराबाद का है, किसका है ये बेसिकली? तो आप यहाँ पे देखेंगे एक महल टाइप में है जहाँ पे कुछ महिलाएं वगैरह बैठी हुई हैं और विलाप कर रही है, एक दूसरे के साथ में अपने सुख दुख को बांट रही हैं, दुखों को बांट रही है बेसिकली। ठीक है, तो किसका है ये? इन मेमोरियम का है। किसका है? इन मेमोरियम का। ओके, अब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, जिनकी आई साइट वीक है, उनके लिए क्या है, 5 के स्थान पे दिया गया है। लाहौर अधिवेशन के विषय में असत्य का चयन कीजिए। तो लाहौर जो अधिवेशन था बच्चों, असत्य इसका कथन क्या होगा वो समझाना है। तो सबसे पहले ये आयोजित हुआ था दिसंबर 1929 को, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। और 26 फरवरी 1930 को इसी में लाहौर अधिवेशन के बाद में ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, आजादी से पहले। ठीक है, बट ये कहना कि लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्षता थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ये गलत है भाई। ठीक है ना, ये वाला गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज इन मेमोरियम, एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लाहौर सेशन, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ ये क्वेश्चन शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि बहुत ही अंदर से एकदम लाइन टू लाइन खोज के क्वेश्चन निकाला गया है। मंदसौर अभिलेख हमें किस काल से, किस सदी से, किस टाइम पीरियड से प्राप्त होते हैं? ठीक है, मंदसौर अभिलेख तो ये हमें प्राप्त होते हैं बच्चों लगभग 5वीं शताब्दी ईसवी से, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। ठीक है, फ्रॉम विच पीरियड मंदसौर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिसीव्ड, दैट इज 15th सेंचुरी एडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये है अशोक के धम्म के बारे में हमें ये बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो अशोक के धम्म जो थे उसमें ये बताया गया था कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, हमें सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। जो भी हमारे सेवक होते हैं, किसी बड़े बड़े लोगों के, जो उनके दास होते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार और उदार व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, अशोक के धम्म में ये भी बताया गया था कि हमें अपने से अलावा जो अन्य धर्म है उनकी भी उनको जो है पालन, मतलब उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कह दिया गया है भाई गलत के बारे में कि आलोचना करनी चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि अशोक के धर्म में दूसरे के धर्मों को पालन करना, बेसिकली उनका आदर करना बताया गया है। ठीक है, आलोचना करना नहीं बताया गया है। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट अशोक धर्म इज रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक टॉपिक है और टॉपिक के मामले में क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। जैसे कि अवध के बारे में ये कथन कब कहा था और किसने कहा था कि ये जो गिलास फल है ये एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। ठीक है, तो अवध के बारे में ये कथन बेसिकली है तो अवध के बारे में है ना, लेकिन ये किसने कहा था और कब कहा था? ठीक है, तो अगर आपको पता होगा ये चैप्टर जो है आपका अवध अधिग्रहण वाला, ठीक है ना, विद्रोही राज वाला, उसी में दिया हुआ है, तो आपने वो पढ़ा होगा तो एकदम टॉप पे आपको उसका आंसर मिलेगा कि 1851 में ये कथन कहा था। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने कहा था कि एक ना एक दिन ये जो अवध है वो हमें ही मिल जाएगा। ठीक है ना, यही चीज है। ओके, व्हेन डिड एंड हु सेड when and who said this statement about Awadh, this glass of fruit will be one day fail in our mouth, that is Governor General Lord Dalhousie in 1851। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन दिए गए बच्चों, कथन ए, कथन आर, इसको समझना है। तो कथन ए कहता है अभिकथन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि ये जो सहायक संधि थी ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार की गई थी। कब? 1798 में। कारण क्या था? इसके साथ ही अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के साथ में जो भी रियासत वगैरह थी, ठीक है ना, वो जब इस पे साइन करेंगे तो अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेज अपनी सहयोग की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ये ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बताया गया? अभिकथन भी ठीक है हमारा, और जो सहायक संधि लाई गई थी, क्यों लाई गई थी, कारण ये भी सही है। दैट मीन्स क्या बोलेंगे हम बच्चों? हम बोलेंगे अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। असर्शन ठीक है, डिसीजन ठीक है, आई होप आप यहाँ पे समझ गए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमें अभिकथन मतलब कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है,
विशेषताएं दी गई हैं उस पर चर्चा करनी है, फिर हमें विकल्प देखने हैं। जैसे कि हमें विकल्प देखना है इस मामले में कि इब्न बतूता के अनुसार दासों के द्वारा निम्नलिखित कथनों पे हमें समझना है कि क्या क्या उसने कहा है, उसके बाद में क्या सही है वो समझना है। ठीक है, दासों के बारे में इब्न बतूता का बयान। तो इब्न बतूता बताता है कि भारतीय बाजारों में जो दास होते हैं उन्हें भी सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता है। जैसे हम किसी सामान को लेकर बैठ जाते हैं बाजार खरीदने बेचते हैं, सेल से 150 रुपया, 150, 150, 150, ऐसा ही कुछ है ना। तो बाजारों में इसी तरीके से जो मजदूर हुआ करते थे, जो दास होते थे, उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ठीक है, खरीदते थे, बेचते थे, कुछ तो अपने निजी कामों के लिए, कुछ तो भेंट को देने के लिए। राजा वगैरह को भेंट दिया जाता था, बड़े बड़े राजा लिखे जाते थे तो हजारों 10,000 की जो दास थे उन्हें भेंट में दिया करते थे। इनसे घर का सामान्य काम भी करवाया जाता था, साथ ही उनसे पालकियां भी उठवाई जाती थी। जैसे आज के टाइम पे वो कहार वगैरह नहीं होते थे बहुत पुराने टाइम पे, तो वो बेसिकली उठाते थे। तो इब्न बतूता के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस समय ये पालकियां उठाया करते थे, दास वगैरह जो होते। ठीक है, इनकी कार्य करने की स्थिति काफी अच्छी थी, ये गलत है भाई। क्यों भाई? क्योंकि जो दास है इनके कार्य करने की स्थिति बहुत ही ज्यादा निम्न थी। यहाँ उन्हें ऐसी जगह पे काम करवाया जाता था जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग काम करने से डरते थे, इन्हें बहुत सारी बीमारियां वगैरह हो जाती थी, ऐसी जगह पे इन्हें कार्य करवाया जाता था। यानी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन हमारे सही है, बट चौथा वाला गलत है। देखते हैं ऑप्शन इसमें ए बी सी सही हो हमारा, ये रहा। दूसरा वाला सही है बच्चों, ए बी सी, ये हमारा राइट है। कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्लेव्स अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता। तो पहली, दूसरी, तीसरी ठीक है, बट फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। मूव अनदर क्वेश्चन 11, दैट इज कि महाभारत के वे लेखक जो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ में युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे, ठीक है, और उनकी विजय के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे। यानी कि महाभारत के ऐसा कौन से लेखक हुआ करते थे जो राजाओं के साथ में युद्ध क्षेत्र में जाते थे, ठीक है, उनके पराक्रम का, उनकी उपलब्धियों का, उनकी जीत का, कैसे किया, इस मामले में कविताएं लिखा करते थे। उनको क्या बोलते थे? ऋषि व्यास, ब्राह्मण, भाट साथी या फिर पाणिनि। जी हाँ, आपने सही सोचा, उन्हें भाट साथी बोला जाता था। ठीक है, भाट साथी। ओके, द ऑथर ऑफ द महाराष्ट्र हु अकॉम्प्लेन द क्षत्रिय वॉरियर्स टू द battlefield and wrote poems about their victories and achievements. What is called? That is क्या था ये? भाट साथी। ठीक है, आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व स्थल में मान्यता मिली थी? यानी कि हम्पी, जिसके भग्नावशेष कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे हमारे सामने, तो इसको एक राष्ट्रीय, इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल का जो इंपॉर्टेंस थी, ठीक है ना, वो कब मिली इसकी मान्यता? 1970 में, 80 में, 86 या फिर 76 में? ठीक है, बताएंगे कब मिली थी हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता? तो मिली थी 1976 में। डी ऑप्शन राइट है। When was Hampi recognized as a site of national importance? That is option number D. कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों की सूफीवाद, ये वाला चैप्टर है ना आपका, छठा वाला, बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसके करवा रखे हैं, आप जाके देख लेना। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में एक शब्द का उपयोग किया गया। वो शब्द क्या है इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए? क्या वो तसव्वुफ है, सूफ है या फिर सूफी है? तो बहुत से बच्चों को लगेगा अगर सूफीवाद की बात हो रही है तो सूफी होगा, ठीक है, सूफ बहुत को कम लगेगा, लेकिन तसव्वुफ तो किसी को नहीं लगेगा कि ये हो सकता है। बट आंसर है तसव्वुफ। ठीक है ना, वही चीज है ना कि हमें जो आसान लगती है वो एक्चुअल में आसान होती नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में किस शब्द का उपयोग किया गया बच्चों? तसव्वुफ का उपयोग किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा सा है। द टर्म डैश यूज्ड इन इस्लामिक टेक्स्ट फ्रॉम सूफिज्म, दैट इज तसव्वुफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है और हमें यह समझना है कि ये जो कथन है कि चांदी जो थी ये तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी मुगल साम्राज्य के बारे में, ये कथन किस व्यक्ति ने कहा है बच्चों? ठीक है, या फिर कहां से लिया गया है? क्या ये अबुल फजल की आईनी अकबरी का कथन है? क्या ये इटली का जो जुवानी कारेरी की कथा है उसका कथन है? क्या ये फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक का कथन है? या फिर कॉलिन मैकेंजी ने ये बात कही है? ठीक है, तो अबुल फजल की आईनी अकबरी का ये कथन नहीं है, कॉलिन मैकेंजी का भी नहीं है, अब्दुल रज्जाक तो खैर इसके मामले में है ही नहीं, मुगल साम्राज्य के मामले में वो तो कहाँ पे थे, बेसिकली विजयनगर साम्राज्य के मामले में थे, तो ये हट जाते हैं। बचता है एक, कौन सा? इटली का जोवानी कारेरी की कथा से ये लिया गया है कि विश्व में जो भी व्यापार होता था, ठीक है, वो चांदी पूरी दुनिया से घूमते घूमते भारत ही पहुंचती थी। ठीक है ना, आइडेंटिफाई सिल्वर यूज्ड टू रीच इंडिया टू द होल वर्ल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब संविधान निर्माण हो रहा था हमारा, तो संविधान निर्माण में ना एक प्रस्ताव रखा गया था, किस मामले में, कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरछा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। ये कथन यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, ठीक है, उसका जो पूरा का पूरा एक छवि है, वो किसने ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सरदार पटेल जी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, सरदार जवाहरलाल नेहरू जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? किसने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, नाउ who proposed the proposal that the national flag of India shall be a tricolor, that is flag of 3 equal with strips of saffron, white and dark green, colored with the dark blue wheel at the middle, that is सरदार जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके बारे में। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा, दो क्वेश्चन एक साथ में समझाता हूँ आपको। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। तो एमसीक्यू में आ जाए, अगर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ तो बता देंगे अब 1942 में, ठीक है। तो 1942 में शुरू हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें ऐसा कौन सा समाजवादी नेता थे जिन्होंने भूमिगत होकर सक्रिय भूमिका निभाई? क्योंकि महात्मा गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था आंदोलन शुरू होते ही, तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी भूमिगत होकर, यानी कि अंग्रेजों से छिपकर? जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए थे। राम मनोहर लोहिया नहीं। सिराज गोपालाचारी नहीं। तो बचता कौन है? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक समाजवादी नेता के रूप में भूमिगत होकर सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। Which socialist leader went underground and played an active role in the British Quiet India movement that started in 1942? That is जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र करने का, ठीक है, साथ ही भारत के बंटवारे का जब ऐलान हुआ, तो उस समय कौन से वायसराय थे, यानी कि किस वायसराय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? किस वायसराय ने भारत के विभाजन, भारत के स्वतंत्र होने का ऐलान किया था? कौन से थे वो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन की, ठीक है। 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के बाद में ही अगस्त में हमारा विभाजन हो चुका था, ठीक है। which victory announced in independence of British India and the partition of India, that is Lord Mountbatten। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझना, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन एक साथ समझ में आएंगे आपको। क्या? पुरी जिसे आज हम वर्तमान में उड़ीसा बोलते हैं, तो पुरी में 12वीं शताब्दी तक आते आते किस मुख्य देवता की पूजा होने लगी थी? ठीक है, किस मुख्य देवता की? उस मुख्य देवता को विष्णु का रूप भी माना जाता था। कौन सा मुख्य देवता थे वो? वो मुख्य देवता थे बच्चों जगन्नाथ। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व का स्वामी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बहुत सारी चीजें। पुरी को वर्तमान में क्या बोलते हैं बच्चों? उड़ीसा बोलते हैं। 12वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पे किसकी पूजा होने लगी थी? ज्यादातर जगन्नाथ की। किसके स्वरूप माने जाते थे? विष्णु के। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व का स्वामी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन एक साथ समझ में आ गए। By the 20th century in Puri, present day Odisha, which main deity was presented as a form of Vishnu, that is Jagannath। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बेसिकली सहायक संधि के बारे में बातें दी गई हैं, और इस मामले में आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट होगा सर? देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1801 में अवध में सहायक संधि थोपी गई, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इस संधि में यह शर्त रखी गई थी कि नवाब अपनी जो है, यानी कि शासक जो रहेंगे वो अपनी सेना को खत्म कर देंगे, बिल्कुल ठीक है बात भाई। इसमें रियासत में अंग्रेजों की सेना तैनात की जाएगी, ठीक है, रियासतों में अंग्रेजों की सेना तैनात की जाएगी, और साथ ही दरबार में मौजूद जो ब्रिटिश रेजिडेंस है उसकी सलाह पर अमल किया जाएगा, ठीक है। नवाब अभी भी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं था। ये वाला गलत है, क्योंकि अब जब रेजिडेंस उनके पास में है, अंग्रेजों की सेना उनके रियासत में बेसिकली इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, नवाब की सेना खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में नवाब जो है वो अब रियासत के बारे में कोई भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी कदम उठाएगा तो उसे किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? अंग्रेजों पर, ठीक है ना। मतलब कि सहायक संधि के बारे में ये हमारे दो नहीं बल्कि चारों के चारों कथन सही, बट 5वां वाला गलत है, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला जो हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सहायक संधि के बारे में 3 नंबर में अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप अच्छे तरीके से बता दोगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ से लेके ये आ जाता है और बाकी का ये आ जाता है, ओके। और ऑप्शन की बात करेंगे तो सी आ जाएगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, दस्तकारिता के कार्य में शामिल है। तो दस्तकारिता के कार्य में
क्या शामिल है बेसिकली, ठीक है। तो दस्तकारिता के कार्य में रंगरेजी करना, कपड़ों की रंगाई छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, खेती के औजारों को बनाना, साथ ही उनकी मरम्मत करना, सब इसमें शामिल होते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी, डी राइट हो जाएगा, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन हैंडक्राफ्ट वर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, ये एक ऐसा धर्म है जिसने ये कहा था कि समाज का जो निर्माण है वो मानव ने किया है, किसी ईश्वर ने नहीं किया है। तो ये किस धर्म धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर या फिर हिंदू धर्म है? तो मानव, जो मानव है इसने समाज का निर्माण नहीं किया है, बल्कि समाज का निर्माण मानव ने किया है, ठीक है। तो मतलब समाज का निर्माण मानव ने किया है, ईश्वर नहीं। ये कथन है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। Society was created by man and not by God. To which religion in this statement related? Buddhism. Okay. Well, congratulations, क्योंकि सेक्शन नंबर जो ए था हमारा इंपॉर्टेंट, इसको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड होने के बाद में या फिर अभी आप मुझे बता सकते हैं टोटल 21 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, ठीक है। कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिया है, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ भाई आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ओके, टोटल अराउंड हमारे अभी तक है 26 से 27 मिनट हो चुके हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले पार्ट में, सेक्शन नंबर हाँ सेक्शन नंबर बी की तरफ। बड़े ध्यान से ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सेक्शन नंबर बी के बारे में, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। जिसमें आपके 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे और 2 में मिलने वाली है आपको बढ़िया चॉइस। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है बच्चों, कि महात्मा गांधी जी को जानने के क्या स्रोत है। अर्थात महात्मा गांधी जी के बारे में आपने जो चैप्टर पढ़ा, उनकी जो जीवनी है उसके बारे में, उनके मूवमेंट्स के बारे में, हर एक जो भी जानकारी इनकी है हमारे पास, क्या स्रोत रहे हैं उसको जानने के, इनको जानने के, ठीक है। तो स्रोतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्रोत है बच्चों आत्मकथाएं। कैसे भाई? क्योंकि आत्मकथाएं जो है उस अतीत का ब्यौरा देते उस व्यक्ति का जो समय या तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा होगा अच्छे के लिए या फिर बुरे काम के लिए। जैसे महात्मा गांधी ने अच्छे काम के लिए, जनरल डायर बुरे काम के लिए, ठीक है। हालांकि इंडिया के लिए, वैसे तो ब्रिटेन में तो वो अच्छा ही था एक तरीके, ठीक है ना। लेकिन आत्मकथाएं वो खुद तो लिखे नहीं होंगे, बेसिकली उनके बारे में जो व्यक्ति लिखता है, जैसे मैंने जो है किसी व्यक्ति के बारे में आत्मकथा लिखी है तो उसमें मेरा नजरिया होगा, किसी और का नजरिया नहीं होगा। तो जब हम पढ़े आत्मकथा किसी को, तो हमें अपना ना थोड़ा दिमाग खोल के रखना चाहिए कि उसने क्या नहीं लिखा होगा, ये भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चों निजी लेखन तथा भाषण। बेसिकली हरिजन अखबार में गांधी उन पात्रों को शामिल करते थे, पत्र नहीं है बेसिकली पात्र हैं, जिन लोगों से मिला करते थे, ठीक है, उनको शामिल करते थे। साथ ही जहां जहां पे उन्होंने भाषण दिए, ठीक है, उन भाषण की आज भी लिखित में कॉपी है बहुत सारी जगहों पे, उनसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है, क्या इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न ऐसे समाचार पत्र हैं बच्चों, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, अन्य भाषाओं में भी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा ये फेमस हो चुके थे, ठीक है, भारत को आजादी दिलाने के मामले में। तो इंग्लिश में, अन्य भाषाओं में छपने वाले जो अखबार थे, ठीक है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्रोत थे। और ये अखबार गांधी जी की प्रत्येक गतिविधियों पर, छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रखा करते थे। तो आज भी गांधी जी के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो हमारे पास बहुत से समाचार पत्र हैं, विदेशों में भी और भारत में भी। सरकारी रिकॉर्ड आ जाते हैं, क्यों भाई? क्योंकि जब गांधी जी को बहुत बार अरेस्ट किया गया था, छोड़ा गया था, समझौते हुए थे अंग्रेजों के साथ में, तो ऐसा तो है नहीं कि बस जेल में डाला हटा दे, जेल में डाला हटा दे, नहीं, कुछ लिखा पढ़ी तो हुई होगी, तो उस वो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आती है। तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से महात्मा गांधी जी के बारे में और भी जान सकते हैं। कंप्लीट है? कंप्लीट है आप सभी को बड़े तरीके से। अगला, ब्राह्मणी सिद्धांतों में जाति भी वर्ण की तरह थी, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कि ब्राह्मणी सिद्धांतों में जाति भी वर्ण की तरह थी। कैसे? देखिए हुआ क्या था कि ब्राह्मणी सिद्धांतों में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। अर्थात जिस तरीके से वर्ण 4 थे, जन्म पर आधारित थे, ठीक है, उसी तरीके से जाति भी जन्म पर आधारित थे। लेकिन हाँ, जहां पर वर्ण की अगर हम बात करें तो 4 ही थे, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, कुल और ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बेसिकली, ठीक है ना, ये 4 थे। लेकिन जो जातियां थी बच्चों, इनकी संख्या निर्धारित नहीं थी, कई हजारों जातियां हुआ करती थी, ठीक है। कई कई ऐसी जगह थी जहां पर जो ब्राह्मणीयवादी सिद्धांत थे, जो जातीय सिद्धांत थे, इनको बेसिकली सामना करना पड़ा। जैसे कि जंगलों में जो रहने वाले निषाद थे, ठीक है, साथ ही व्यावसायिक वर्ग, जैसे कि कोई सोने का काम करता है, ठीक है,
कोई अन्य काम करता है जो कि 4 वर्णों में शामिल नहीं हो पाता था, तो उन्हें क्या करते थे, जाति में वर्गीकृत कर दिया जाता था। ठीक है, वे जातियां जो एक ही आजीविका, यानी कि जैसे मान लेते हैं कई जातियां जो हैं वो एक ही काम करते हैं, स्वर्णकार का, चर्मकार का, ठीक है, या फिर जंगलों में रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता था, उनको श्रेणी बोल दिया जाता था। ठीक है, वे जातियां जो एक ही जैसे काम करती हैं, एक ही व्यवसाय से जुड़ी हुई होती थी, उनको क्या बोलते थे, श्रेणी बोला करते थे। ठीक है, ये हो गया। और हाँ बस ठीक है, इतना ही छोटा सा आपका पॉइंट है भाई। ब्राह्मणी सिद्धांतों में जाति वर्ण की तरह थी, ये बात है, जन्म पर आधारित थी, और वर्ण यहाँ पे 4 थे, जातियां बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ब्राह्मणी सिद्धांतों में जाति वर्ण की तरह थी। दोनों क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को जानने के क्या स्रोत, और ब्राह्मणी सिद्धांतों में जाति। आगे इंग्लिश में देखेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नोइंग महात्मा गांधी। ठीक है, तो क्या सोर्सेस है महात्मा गांधी जी को जानने के, सबसे पहले बच्चों ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, जो कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। पर्सनल राइटिंग्स हैं या फिर स्पीच है इनकी। ठीक है, पर्सनल इन्होंने कुछ बातें लिखी थी, हरियाणा न्यूज़पेपर इन्होंने इनका ही था। ठीक है, साथ ही इनकी स्पीच से हमें पता चल जाता है ये क्या क्या स्पीच में बातें क्या करते हैं। ठीक है, वेरियस न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने हमेशा इनकी छोटे छोटे स्टेप पर बहुत ज्यादा कड़ी नजर की हुई थी हर एक एक्टिविटी पर, और साथ ही गवर्नमेंट रिकॉर्ड है जिन पे इनको अरेस्ट करके डाला जाता था, जो भी ऑफिशियल समझौते वगैरह हुआ करते थे, कन्वेंशन हुए थे, उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है ना, तो ये पार्ट है महात्मा गांधी जी को जानने के। And the second question, in Brahmical principles, caste was also like a one. Clarify. Yes, that is right. कैसे क्लैरिफाई करेंगे, तो ये रहे आपके पॉइंट। ठीक है, जैसे वन जो वर्ण था, ठीक है, कास्ट था, ये बेस्ड था बर्थ पर, बट जो बेसिकली वर्ण थे ये 4 थे, बट यहाँ पे कास्ट जो थी इसका कोई फिक्स नंबर नहीं था, बहुत सारे थे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। प्रश्न में दिया गया हमारे सामने कि राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन था विभिन्न देवी देवताओं के साथ से जुड़ना, स्पष्ट कीजिए। यानी कि राजा जो हुआ करते थे, ठीक है, इन राजाओं का ना एक सबसे बड़ा कार्य ये था कि ये देवी देवताओं से जुड़ जाएं, तो जनता जो रहेगी उसे ये लगेगा कि ये देवी देवताओं के आधार पे हम पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें और सम्मान मिलेगा। ठीक है, इनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। तो क्या तरीके अपनाए थे राजाओं ने देवी देवताओं से जुड़ने के लिए, वो हमें समझाने हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्या थे। सबसे पहला ये था कि राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजधर्म के नवीन सिद्धांतों का उपयोग किया गया, इनकी जैसे कि सिक्कों तथा मूर्तियों के द्वारा राजाओं ने स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, अर्थात शासक जो थे इन्होंने सिक्कों का विकास करवाया, और सिक्कों में एक तरफ भगवान की मूर्ति, एक तरफ अपनी मूर्ति, ठीक है, एक तरफ भगवान का नाम, एक तरफ अपना नाम, इस तरीके से ये दर्शाने का प्रयास किया कि हम जो है वो देवी देवताओं की तरफ से आप पर शासन कर रहे हैं। मूर्तियां स्थापित करवाएं कई मंदिरों में, ठीक है, और ऐसा बताया कि हम उनके सेवक हैं, हम उनके दूत हैं, इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट का एक देव स्थान मिला है, जहां पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। ठीक है, और ये ऐसे ही मूर्तियां कुषाणों की अफगानिस्तान से भी मिली थी। ठीक है, क्योंकि कुषाण जो थे ये स्वयं को क्या बताते थे, हम देव तुल्य हैं, यानी कि हम देवताओं के समान हैं, देवों ने हमें भेजा है तुम पर शासन करने के लिए। ठीक है, और ये भी देखा गया था कई ऐसे कुषाण राजा थे बच्चों जिन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया हुआ था, जैसे कि देवपुत्र राम, देवपुत्र श्याम, इस तरीके से, है ना, ये चीजें। कवियों के द्वारा भी राजा जो थे, या कवियों के द्वारा राजा की या फिर कवि जो थे अपने स्वामी की जिसके प्रति उसकी निष्ठा होती थी, उसके बारे में प्रशस्तियां लिखा करते थे। प्रशस्तियां यानी कि जिसमें बड़ा चढ़ाकर राजा के बारे में, स्वामी के बारे में प्रशंसा की जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के उदाहरण है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, इसकी जो रचना थी वो की थी हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन जो कि स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट, जिनका नाम था समुद्रगुप्त, इनके राजकवि थे। ठीक है, तो इनके लिए संस्कृत में इन्होंने लिखी थी, किसने, हरिसेन ने। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति इन्हें हरिसेन ने लिखी थी, किस संबंध में, समुद्रगुप्त के राजकवि के रूप में उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा करने के लिए। ठीक है, तो ये वो तरीके थे जिनके द्वारा राजाओं ने अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ने का प्रयत्न किया था। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ चुका होगा। ओके, आगे बात करेंगे, तो इंग्लिश में आ जाएगा, वन ऑफ द मेंस ऑफ अटेंडिंग हाई स्टेटस ऑफ किंग
वाज एसोसिएशन विद वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस, क्लैरिफाई। ठीक है भाई, पढ़ लीजिए आप यहाँ से इंग्लिश में इस तरीके से। ठीक है, देखिए मेनली हम वीडियो हिंदी मीडियम के लिए बनाते हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, आप कम से कम पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 तो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत आसान से आप सभी को पता होगा। ईसा पूर्व प्रथम 6 शताब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? सभी को पता है इसका आंसर, बट 3 नंबर में कितना लिखेंगे जो आपको पूरे आंसर मिले? तो 3 नंबर के लिए मैं आपको बताता हूं, बस आप ये 4 पॉइंट लिखो। ठीक है, 3 नंबर के लिए बस आप ये 4 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, चिंतकों का उद्भव। चिंतकों का, जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र, चीन में युगासी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर और बुद्ध। मुझे पता है आपको इतने सारे नाम याद नहीं होंगे, तो आप क्या कीजिए, बस 3 नाम याद कर लीजिए, 3 या 4, जिसमें से ईरान में प्लेटो और अरस्तु जैसे बड़े बड़े चिंतकों का उद्भव हुआ, भारत में महावीर और बुद्ध जैसे बड़े बड़े चिंतकों का उद्भव हुआ, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच में रिश्ते को समझने की लोगों की कोशिश जगने लगी कि भाई इंसानों के बीच में और ये जो वर्ल्ड सिस्टम चल रहा है इसमें क्या रिलेशन है, क्या बॉन्ड है, इसको समझने की कोशिश चलने लगी। ठीक है, गंगा घाटी में नए नगर, राज्य, शहर उभर रहे थे, यानी कि गंगा घाटी में नए नए नगर, नए नए राज्य, जो नए नए शहर थे वो उभर रहे थे, और इन राज्यों में, इन शहरों में सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बदलाव भी आ रहे थे। ठीक है, इसी दौरान पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें बेसिकली 1500 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वो भी इसी टाइम पे ज्यादातर देखा गया था। ठीक है, पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी में यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, ये चीजें हैं, और भी इसमें 1-2 पॉइंट अपनी तरफ लिख सकते हो। मेनली आपको 3 नंबर में बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला मैं सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताऊंगा। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाई इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी कंसीडर्ड एज टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री? ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ थिंकर्स। ठीक है, एंड उसके बाद में 2-3 पॉइंट आपके यहाँ पे ये आ जाता है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 25, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया गया है इब्न बतूता का आपको परिचय बताना है और उसकी भारत यात्रा का विवरण देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे याद रखो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका हो सकता है तो 8 नंबर में आ सकता है। ठीक है, या तो इब्न बतूता की भारत यात्रा आपसे पूरी की पूरी 8 नंबर में आ जाएगी, परिचय 3 नंबर में बेशक से आ सकता है, लेकिन यात्रा 8 नंबर में ही आएगी। ठीक है, मैं आपको 8 पॉइंट समझा दूंगा ताकि 8 नंबर में अगर आ जाए तो आप लिख देंगे पूरे के। ठीक है, इब्न बतूता, उसकी यात्रा भारत की और उसका विवरण। इब्न बतूता का जन्म हुआ था बच्चों मोरक्को के तंजियार से। इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहल्ला। ठीक है, और ये वृत्तांत जो है बच्चों अरबी भाषा में लिखा गया है। परिचय कंप्लीट हो गया। इसको मैं पता है क्या कहता, 3 पॉइंट में बताता। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजियार में हुआ था। इब्न बतूता की किताब का नाम रिहल्ला है। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रिहल्ला को अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी, इसलिए मैंने एक ही लाइन में समझा दिया टाइम बचाने के लिए। ठीक है, भारत में आने से पहले इब्न बतूता मक्का गया था घूमने के लिए, घूमने यानी इन द सेंस की यात्रा करने के लिए। मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान तथा अफ्रीका की यात्रा करके आया था। ठीक है, ये मध्य एशिया से होते हुए इब्न बतूता 1313 में स्थल मार्ग के माध्यम से सिंध पहुंचा। ठीक है, सिंध पहुंचा, और सिंध जब ये पहुंचा तो इसने दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जो नाम था, एक बेसिकली इस मामले में सुना हुआ था कि ये कला का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, कला प्रेमी है। ठीक है, तो भाई ये भी कला प्रेमी था, इब्न बतूता पहुंच गया वहीं पे। तो सुल्तान तुगलक के दरबार में जब ये पहुंचा, ठीक है, तो सुल्तान तुगलक ने इसकी विद्वता, किसकी, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का न्यायाधीश, जिसे उस समय मुगल साम्राज्य में काजी बोला जाता था, वो घोषित कर दिया। ठीक है, किसे, इब्न बतूता को सुल्तान तुगलक ने। और फिर भाई ठीक है, अच्छे से चलता रहा, सारी बात है। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में क्या हुआ कि इब्न बतूता और सुल्तान तुगलक के बीच में थोड़ा सा ना आनाकानी हो गई। ठीक है, विश्वास की कमी हो गई। तो भाई राजा है, राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि जो गलती करे उसको सजा दे। तो उसने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे होता है ना कि गलतफहमी कभी ना कभी दूर हो ही जाती है। गलतफहमी दूर हुई तो वापस से उसे राष्ट्रीय सेवा करने का मौका मिला। इस बार सुल्तान तुगलक ने कहा कि अब हम तुम्हें काजी नहीं, बल्कि अब तुम हमारे दूत बनोगे, और दूत बनने के रूप में तुम चाइना जाओगे। ठीक है, तो चाइना गया 1342 में। लेकिन अब उसे घर की याद सताने लगी थी, तो वो वापस से 1347 में अपने घर चला गया था। ठीक है, निश्चय किया उसने घर जाने का। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। भारत आया, भारत से चाइना से कैसे वापस गया।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 8 नंबर में आएगा, पूरा पूरा आप लिख लेंगे, 8 नंबर का भी तैयारी हो गई आपकी। और 3 नंबर में आएगा तो आपको ज्यादा नहीं, बस 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर में 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं, बाकी 8 नंबर में आएगा तो सारा का सारा लिख देना। ओके, आई होप बच्चों कि आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी, है ना, क्वेश्चन 25। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इंग्लिश में कि राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ इब्न बतूता एंड डिटेल्स ऑफ हिज विजिट टू इंडिया। तो अगर डिटेल्स की बात करें तो बॉर्न इन तेंजियर मोरक्को, ठीक है, बुक का नाम था रिहल्ला, एंड जो यात्रा वृत्तांत था वो बेसिकली लिखा गया था अरबिक भाषा में। इंडिया आने से पहले ये मोरक्को गया था, सीरिया गया था, ईरान गया था, ठीक है, एंड ओमान अफ्रीका जा चुका था। और ये जो सबसे पहले भारत में आया कहाँ पे, तो सिंध आया था, ठीक है, किसके माध्यम से, सेंट्रल एशिया के वेग के माध्यम से, कब, 1333 में, ठीक है। फिर ये दिल्ली पहुंचा, कहाँ पे, सुल्तान तुगलक के दरबार में, और इसके बाद में इसे अपॉइंट कर लिया जाता है एज ए जज यानी कि काजी। उसके बाद में थोड़ा सा बेसिकली आनाकानी होती है, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो उसके बाद में जेल में डाला जाता है, बाद में जेल से निकाल के एज ए एम्बेसडर इसको भेजा जाता है चाइना में। रिटर्न ये जाने डिसाइड करता है कि कहाँ जाएगा, और 1347 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 26 बड़े ध्यान से समझो। 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कथन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कि 1857 का जो विद्रोह था बच्चों, उसमें भविष्यवाणियों ने और अफवाहों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उदाहरण दीजिए। बिल्कुल ठीक बात भाई, उदाहरण देंगे। पहला उदाहरण है बच्चों एनफील्ड कारतूसों में, एनफील्ड राइफल के कारतूस। क्या था इसमें, ये ऐसी अफवाह थी बच्चों जिसमें यह कहा गया था कि इन राइफल के कारतूसों में गायों का और सुअर की जो चर्बी है, चर्बी से लगी जो गोलियां ये ढकी हुई हैं, तो अगर गलती से कोई भी सैनिक, चाहे वो हिंदू धर्म का या मुस्लिम धर्म का हो, अगर वो इसको गोली को कारतूस को खींचेगा अपने मुंह से, तो क्या होगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली अफवाह थी एनफील्ड राइफल के कारतूसों वाली। दूसरी अफवाह थी आटे के बारे में। क्या अफवाह में यह कहा जाता था कि बाजार में जो आटा मिल रहा है आपको, उसमें गायों के और सुअरों की जो हड्डी का चूरमा है, जो चूर्ण है, बेसिकली पाउडर है, वो मिला दिया गया है, और अगर तुम लोग इसे खाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी हो गई कि बाजार में आटे में जो गाय सुअर की हड्डी है, इसका चूर्ण मिलाया जा रहा है। चपाती के बारे में बात आई थी कि उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में ना हुआ क्या था कि रात के समय एक व्यक्ति एक गांव में जाता था, 4-5 चपाती बना के देता था, कहता था आगे तुम दे दो जाके। तो ये जो अफवाह फैल रही थी, इसका मतलब नहीं समझ में आया था, क्या मतलब था इसका। हालांकि चल तो रही थी, चपातियां बांटी जा रही थी रात के समय, लेकिन क्या मतलब था ये आज तक नहीं पता चला, ठीक है। लोटा और खलासी उधर जाता है। बेसिकली निचली जाति के एक खलासी व्यक्ति ने क्या किया था, खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से अपने पानी के कंटेनर से कुछ पानी देने के लिए कहा, ठीक है। किसने, निचली जाति का एक खलासी व्यक्ति था, उसने ब्राह्मण सिपाही से कहा कि मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब ब्राह्मण सिपाही ने ये कहते हुए उसे अपना कंटेनर यानी कि पानी देने से मना कर दिया कि तुम निचली जाति के हो और तुम्हारे स्पर्श से मेरा पानी प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। तो इस माध्यम भाई सेना में क्या हुआ, सिपाहियों में आनाकानी हो गई। आनाकानी हुई तो थोड़ा बहुत जो था मतलब अनबन और युद्ध वगैरह हो गया, ठीक है। सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाना ये बहुत बड़ा है। भारतीय सैनिकों के धर्म के अनुसार ये माना जाता था कि अगर तुम भारत से समुद्र पार करके दूसरे कंट्री में जाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और ये बात जो थी वो अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए वो सेना को समुद्र पार भेजना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। और एक और चीज थी, क्या ये कहा गया था कि भाई 1850 तक आते आते ना अंग्रेजों के 100 साल पूरे हो जाएंगे हम पर शासन करने के। तो 100 साल के बाद में रियासत बदल जाती है, शासन बदल जाता है, तो अंग्रेज हमें छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों का शासन हम पे खत्म हो जाएगा, 100 साल की भविष्यवाणी वाला। तो ये भी पूरा नहीं हुआ था। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से जो बेसिकली ये 1857 का विद्रोह हुआ था, ये हुआ था, ठीक है ना। एनफील्ड राइफलों के कारतूस सबसे पहली अफवाह, दूसरी आटे वाली अफवाह, तीसरी चपाती वाली अफवाह, चौथी लोटा क्लासी वाली, पांचवा सैनिकों को समुद्र पार भेजना, और छठा ये कि 100 साल के बाद भी अंग्रेज राज समाप्त होगा, लेकिन ऐसा होने। इसको इंग्लिश में देख लेंगे भाई। तो रूमर्स एंड प्रेडिक्शंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। बिल्कुल ठीक है बात भाई। तो यहाँ पे एनफील्ड राइफल्स के जो कारतूस उसकी बात आ जाती है, आटे की बात आ जाती है, चपातीस की बात आ जाती है, लोटा एंड खलासी जो इश्यू था उसकी बात आ जाएगी, एंड देन सेंडिंग सोल्जर्स अक्रॉस सीज, ठीक है ना, समुद्र के पार भेजना, ये बात आ जाती है, ठीक है। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन है हमारे, बड़े ध्यान से समझिएगा। और ये जो प्रश्न है बच्चों, पहला वाला तो आपका 3 नंबर का है, दूसरा वाला 8 का है। मुगल कालीन समाज के निचले तबकों में जाति
गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच में एक सीधा रिश्ता था, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि मुगल समाज के जो निचले तबके की जाति थी, निचले तबके हुआ करते थे, इनमें जाति में, गरीबी में एक बीच में सीधा सीधा रिश्ता हुआ करता था। कैसे कह सकते हैं आप? तो ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 17वीं शताब्दी से हमें मारवाड़ में लिखी एक किताब मिली है, ठीक है? और इस किताब में राजपूतों की चर्चा की गई और राजपूत इनकी किसानों के बारे में चर्चा की गई मारवाड़ से मिले इस दस्तावेज में। तो इसीलिए कहा गया कि जो बड़े-बड़े लोग थे, इनमें निचली जाति, ठीक है? गरीबी और इनका जो रिश्ता है सामाजिक हैसियत वो एकदम सीधा-सीधा देखा गया था, ठीक है? तो इस 17वीं शताब्दी में मारवाड़ से लिखी किताब जिसमें राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में की गई है, इस किसान के अनुसार ये भी कहा गया था, राजपूतों किसान थे ही, साथ ही साथ जो जाट थे, ये भी किसान थे। लेकिन जो मारवाड़ में जाति व्यवस्था थी, उनमें जो सबसे अच्छी जगह मिली थी, वो मिली हुई थी जाट वाले किसानों को, ठीक है? लेकिन राजपूतों किसानों को कम जगह मिली थी। खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेती मजदूरी करते थे, यानी कि जो खेतों की जुताई करते थे, ठीक है, खेतों में अन्य काम करते थे, उन्हें नीच समझा जाता था, ठीक है। मेनली राजपूतों की बात यहाँ पे कही गई है। मुसलमान समुदायों में एक ऐसा समूह था, हलाल खुरान, ठीक है, हलाल खुरान। इन्हें ऐसे समुदाय, ये जो लोग होते थे, इन्हें बेसिकली नीच कामों में लगाया जाता था, ठीक है। और ये जो लोग थे, इन्हें गांव की सीमा से बाहर रखा जाता, बाहर ये लोग रहा करते, ठीक है। पशुपालन, बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर, माली ऐसी बड़ी बड़ी जातियां और ऊपर उठ रही थी। पूर्वी इलाके की बात कर लें भारत के, तो पशुपालक, मछुआरी जातियां, सदगो व कैवत किसान, इन सभी की सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छी बनने लगी थी, ठीक है ना। तो इस किताब के अनुसार, ठीक है ना, कौन सी जो मारवाड़ में किताब मिली है, इसके अनुसार राजपूतों को किसान के जैसा बताया गया, ठीक है। और इस किसान में जाट भी किसान थे, इस किताब के अनुसार जाटों को ज्यादा बड़ा किसान माना गया था और राजपूतों को छोटा छोटा किसान माना गया था। इन किसानों के मामले में जो किसान ज्यादातर खेती किया करते थे, उनको नीच माना जाता था। मुसलमान समुदाय में इस जगह पे मारवाड़ में हलाल खुदान जैसे जो व्यक्ति थे, इनको गांव की सीमा के बाहर रखा जाता था और ये मतलब नीच काम किया करते थे, ठीक है। पशुपालन जब बढ़ा, ठीक है, इन जाट के किसानों ने और बेसिकली जो छोटे मोटे किसान थे उन्होंने किया पशुपालन बागवानी, तो इससे क्या हुआ, बड़ी बड़ी जातियां अहीर गुज्जर माली ये बेसिकली और मजबूत हुई। बस ये पार्ट है बस आपका, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 के सेकंड पार्ट की, अथवा वाले प्रश्न की। प्रश्न में दिया गया बच्चों कि संत कवयित्री मीराबाई जी के द्वारा समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किस प्रकार किया गया, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, मीराबाई जी ने समाज में फैली जो मान्यताएं थी, तमाम मान्यताएं, उनका उल्लंघन किया। कैसे किया, आइए समझते। देखिए, वैसे ये जो प्रश्न है आपका 8 नंबर में आएगा और मैं क्वेश्चन का आंसर भी 8 नंबर के तरह ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अगर 3 नंबर में आ जाएगा तो आप उसमें से आधा लिख देना, बस सिंपल है आपका, ठीक है। तो मीराबाई जी के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे श्री कृष्ण। मीराबाई जी ने तमाम उम्र श्री कृष्ण को अपना पति और प्रेमी मानकर उनकी भक्ति की थी, ठीक है। और समाज में प्रचलित नियम ये था कि कोई भी महिला जो है भक्ति संत नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने भक्ति की, ठीक है। मीराबाई जी के द्वारा पति की, जब इनकी शादी हो जाती है, मीराबाई जी की शादी हो जाती है, तो इन्होंने पति की आज्ञा नहीं मानी, माँ और पत्नी के जो दायित्व होते हैं घर में उनको नहीं माना, ठीक है। तो ससुराल वालों ने इन्हें जबरदस्ती जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई जी किसी भी तरह से राजवंश से भाग निकली और राजवंश से निकलने के बाद में इन्होंने राजवस्त्र त्याग कर एक सफेद वस्त्र धारण कर लिया और एक हाथ में बीड़ा या वटेवर जो भी था वो लिया और घुमक्कड़ गायिका बन गई। मीराबाई जी ने महल के ऐश्वर्य को त्याग कर एक विधवा के रूप में सफेद वस्त्र धारण करके सन्यासी की जिंदगी बिताई। मीराबाई जी ने जातिवादी जो परंपरा थी इसका विरोध किया। कैसे, मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास, और रैदास जो थे ये एक चरमकार थे, यानी कि जाति में जो चमड़े का काम करते वो थे। तो कोई भी चरमकार सन्यासी नहीं बन सकता, गुरु नहीं बन सकता, इसका विरोध किया जातिवादी परंपरा का। मीराबाई जी ने अपने अंतर मन में भावनाओं को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण के प्रति जो गीत थे वो गाते रहते थे, बाद में जाके इनकी रचना हो गई। आज भी गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों के द्वारा जो बेसिकली निचली जाति के समझे जाते हैं वो इन गीतों को गाते हैं, ठीक है। और आज भी हम लोग मीराबाई जी के जो गीत है इनको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलते हैं। आप किसी भी श्री कृष्ण के मंदिर में जाइएगा कहीं पर भी, तो वहां पर आपको मीराबाई जी की फोटो साथ में अगर कोई गाने वगैरह बजेगा ना तो वहां पे आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये चीज है। तो मीराबाई जी के बारे में ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, बहुत ही छोटा सा था, आई होप आप समझ गए।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया, ठीक है। सेकंड पार्ट मीराबाई जी के बारे में इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। देयर वाज अ डायरेक्ट कलेक्शन बिटवीन कास्ट पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस इन द लोअर स्टार्ट ऑफ मुगल सोसाइटी। यस दैट इज राइट। कैसे कह सकते हो जी, ये रहे हमारे पॉइंट, और इसके बारे में जो कुछ बातें हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाती हैं, इस तरीके से कह देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि हाउ डिड सेंट प्रोटेस्ट मीराबाई वायलेट द प्रिवेलिंग बिलीव्स इन दिस सोसाइटी, एक्सप्लेन। तो क्या है आइए देखते हैं। ये रहे श्री कृष्ण के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद में मीराबाई जी ने जो हस्बैंड्स एंड ऑर्डर्स जो थे, ट्रेडिशनल ड्यूटीज थी मदर ऑफ एंड वाइफ की, उसको नहीं माना था, ठीक है, थोड़े से वे किया था। और उसके बाद में जो एक दो पॉइंट और दिया अब वो आप उनको देख लो, ठीक है, बाकी समझा तो दिया ही मैंने आपको, ठीक है। ओके वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना आज का पेपर कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। और आई होप आपको मैंने जितना समझाया है वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर अब आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों बस एक ही काम कीजिए, क्या सर, इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक कर देंगे बच्चों हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है आपकी एक लाइक से बहुत ज्यादा, कि हम आपके लिए और भी ऐसी मेहनत करते रहे, वीडियोस बनाते रहे, ठीक है। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। और जो आपका पेपर होगा ना, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, बहुत ज्यादा, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, और बाकी कमेंट बॉक्स में आप सभी बताना 21 एमसीक्यू में से आपने कितने राइट किए थे। बाकी आप सभी का आज की इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।